अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। कई सालों से एक बात का हंगामा था, हंगामा कम खौफ ज्यादा, वक्फ बोर्ड का खौफ, डर, इतना खौफ, हंगामा, डर कि इंडियन गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के खिलाफ अमेंडमेंट के लिए एक बिल ले आई। वक्फ बोर्ड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया में वक्फ बोर्ड की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट कानून के जरिए वक्फ बोर्ड के साथ क्या करना चाहती है, क्या वक्फ बोर्ड के पास सच में इतनी ताकत है कि वो किसी की भी जमीन कब्जा कर सकती है, क्या इस नए कानून से मुसलमानों के मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, ईदगाह सब छीन लिए जाएंगे, ये पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो में समझते हैं। The Modi government may put a check on the powers of वक्फ boards. वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। Modi government is overhauling the Waqf Act to restrict the unfettered powers of the Waqf Board, which is interestingly the country's third largest landowner. अगर ये बिल लॉ बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बोलेगा ये मस्जिद नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस मस्जिद को डिमोलिश भी कर सकते हैं या उस मस्जिद पे नमाज बंद कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से मीडिया और सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि वक्फ बोर्ड एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो आपके जमीन को कब्जा कर सकती है। अगर वक्फ ने आपके जमीन के ऊपर मालिकाना हक क्लेम कर दिया तो आपको वक्फ के कोर्ट में जाना होगा, यानी वक्फ ट्राइब्यूनल, जहां वक्फ के फेवर में ही फैसला आता है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया। वक्फ बोर्ड और उसकी दादागिरी के बारे में, कैसे ये एक लैंड एनक्रोचमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी। सेमिनार, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस हुए। राइट विंग के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बना बना करके एकदम से माहौल बनाया कि वक्फ हमारे और आपकी जमीन को कभी भी कब्जा कर सकती है। वक्फ से आपके और हमारे जमीन को बहुत ज्यादा खतरा है। इस प्रोपेगेंडा से एक नैरेटिव सेट हुआ। फिर यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल प्रपोज करते हैं। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. जिस बिल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 44 अमेंडमेंट, संशोधन डाला गया। मतलब वक्फ बोर्ड के रूल रेगुलेशन कानून में 44 चीजें बदली जाएंगी, जिसमें सबसे नोटेबल इसका नाम है। वक्फ बोर्ड से इसका नाम बदल करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, इन शॉर्ट, उम्मीद होगा। इससे पहले कि वक्फ बोर्ड में इस कानून के जरिए क्या क्या चीजें चेंज किया जाएगा, हम थोड़ा सा वक्फ का मीनिंग और हिस्ट्री जान लेते हैं। वक्फ का लफ्जी मीनिंग है रुकना। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक सिस्टम में वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज को अपने मिल्कियत से रोक करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ करना, चैरिटी करना, कि जिससे उसका नफा, उसका फायदा बंदगाने खुदा को होता रहे, ये वक्फ कहलाता है। वक्फ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। न ये प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, न ट्रांसफर की जा सकती है, न वक्फ करने वाला यानी वाकिफ इसको वापस से रिक्लेम कर सकता है, न उसकी जनरेशन में किसी को उस पर राइट होगा। कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं, ज़ख़ीरा अहादीस में बेशुमार अहादीस हैं, जहां मुसलमानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने जो कमाए हुए माल दौलत हैं उसको सर्फ करने, उसको चैरिटी करने, उसको सदका करने के लिए अल्लाह उन्हें हुक्म करता है, जिससे आम मुसलमानों को, आम इंसानियत को फ़ायदा हो। कुरान मजीद के अंदर चैप्टर 3 सूरह आले इमरान वर्स 92 में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी अल्लाह कहता है कि तुमको जो सबसे ज्यादा अजीज चीज है, जो सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज है, उसको जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हो, वक्फ नहीं करते हो, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते हो। प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से ही इस्लाम में वक्फ का सिलसिला शुरू हो चुका था। मस्जिद नबवी के ठीक सामने बैरहा नामी मदीना का सबसे अच्छा खजूर का बाग था। बिलोवेड प्रोफेट मोहम्मद के एक कंपेनियन सहाबी हजरत अबू तलहा इसके ऑनर थे। जब उन्होंने वो आयत सुनी तो प्रोफेट के पास आए और आकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि मुझे ये बाग सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा पसंद है, मगर मैं अल्लाह के लिए इसको वक्फ करना चाहता हूँ। हजरत उस्मान ने बैर रूमा का कुआं खरीद करके लोगों के पीने के लिए वक्फ किया था।
यहाँ तक कि प्रोफेट मोहम्मद के एक कंपेनियन हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे नॉलेज में एक भी मुहाजिर और अंसार ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ हो और उसने वक्फ ना किया हो। मुस्लिम वर्ल्ड में सेविंग का, प्रॉपर्टी बनाने का कोई तस्वुर नहीं था। खूब प्रॉपर्टीज वक्फ किया जाता था। इस्लामिक वर्ल्ड में अमीर तो अमीर, गरीब भी खूब चैरिटी करते, खूब सदका करते, लैंड प्रॉपर्टीज लोगों के इस्तेमाल के लिए वक्फ करते थे। इसीलिए आपको पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, हर जगह आपको वक्फ इंस्टीट्यूशन आसानी से मिल जाएगा। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी अल-क़राविय्यीन यूनिवर्सिटी मोरक्को एक वक्फ था। इंडिया में वक्फ का रूट हमें दिल्ली सुल्तनत के सुल्तान मोहम्मद गौरी से मिलता है, जहां उसने एक पूरा गांव जामा मस्जिद मुल्तान को वक्फ कर दिया था। फिर बाज़ाब्ता से फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में वक्फनामा लिखा जाना शुरू हुआ। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, जिसके लिए बहुत सारे अमीर मुसलमानों ने अपनी अपनी ज़मीनें वक्फ की। उस हॉस्पिटल के अंदर बेहतरीन फिजिशियंस, डॉक्टर्स थे, जहां लोगों का फ्री इलाज होता था। फिर शेर शाह सूरी के ज़माने में जब कुछ लोग मस्जिद बनवाने के लिए उसके पास आए और बादशाह से कहा कि आप हमारी मस्जिद बनवा दें, तो शेर शाह सूरी ने उन लोगों के लिए एक ज़मीन अलॉट की और कहा कि आप जा करके मस्जिद बनवाए। वो ज़मीन भी वक्फ कहलाया। फिर शेर शाह सूरी ने जब पूरी दुनिया का सबसे पहला हाईवे रिंग रोड काबुल से ढाका तक बनवाया, तो 1700 से ज्यादा मुसाफिर खाना और सराय बनवाए। वो प्रॉपर्टीज भी वक्फ मानी गई। मुगल एरा के बाद ब्रिटिश रूल में पहली मर्तबा बाज़ाब्ता से 1810 में वक्फ के लिए फोर्ट विलियम्स ऑफ कोलकाता के अंदर में वक्फ के लिए कानून बनाया गया। इसी तरीके से 1817 में फोर्ट सेंट जॉर्ज ऑफ मद्रास के अंडर में लॉ बना। फिर मुसलमान एक्ट ऑफ 1923, फिर अंग्रेजों के जाने के बाद वक्फ एक्ट 1954 आया था, जिसको वक्फ एक्ट 1995 ने रिप्लेस किया था। वक्फ बोर्ड में लास्ट अमेंडमेंट 2013 में हुआ था। अब इंडिया में इस वक्त 32 अलग अलग स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड्स हैं, जिसका एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। 2 स्टेट बिहार और यूपी में शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड है। इस वक्त वक्फ के पास 8,72,326 प्रॉपर्टीज हैं, जो इस वक्त 9,40,000 एकड़ लैंड है, मतलब 24,289 स्क्वायर किलोमीटर लैंड। पूरे पंजाब स्टेट के पास जितनी जमीन है, तकरीबन उतनी जमीन का आधा जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत में है। वक्फ के इन तमाम प्रॉपर्टीज से 1,20,000 करोड़ रुपया एनुअली रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, जो इंडिया के 6 स्टेट त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के 2023-24 स्टेट बजट से ज्यादा है। वक्फ के प्रॉपर्टी से एनुअली 1,20,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, मगर सोचिए कि कितना जनरेट होता है, सिर्फ 163 करोड़ रुपया। कहां 1,20,000 करोड़ रुपया और कहां सिर्फ 163 करोड़ रुपया। सोचिए कि इतना कम, यानी 1% से भी कम रेवेन्यू जनरेट क्यों हो रहा है। जानते हैं क्यों? उसकी 3 वजह है। पहली वजह है इनक्रोचमेंट। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के 9th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70 से 80% वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है, कब्जा है। मतलब वो वक्फ जिसको माफिया, दूसरों का जमीन कब्जा करने वाला, दादागिरी करने वाला, जमीन जिहाद, लैंड जिहाद करने वाला कहा जा रहा है, उसके खुद के जमीन का 70 से 80% लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वह छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं। बहुत कम रेवेन्यू आने का दूसरा रीजन है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेंट। आज जहां मार्केट में एक छोटे से छोटे शॉप का बिजनेसमैन 30 लाख से 1 लाख रुपया रेंट देते हैं, वक्फ के इन प्रॉपर्टीज का रेंट लोग आज भी 1 रुपया से 10 रुपया दे रहे हैं। 2011 में जिस कंपाउंड की मार्केट रेंट रेट 8 से 9 लाख रुपया होनी चाहिए थी, वक्फ बोर्ड दिल्ली उसको सिर्फ 5,000 रुपया में रेंट पर दे रहा है। उसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें। बियॉन्ड हेडलाइन 2011 में पब्लिश्ड एक लिस्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में 86 वक्फ प्रॉपर्टीज रेंट पर है, जिसमें से 74 लोग नॉन मुस्लिम हैं। 86 में से 74 नॉन मुस्लिम, मतलब तकरीबन 85% से ज्यादा प्रॉपर्टीज नॉन मुस्लिम यूज कर रहे हैं और रेंट के नाम पर 1 रुपया या 10 रुपया महीना दे रहे हैं। वक्फ की जमीन का इंक्रोचमेंट होना, 1 लाख रुपया रेंट आने के बजाय 1 रुपया या 10 रुपया महीना रेंट देना, इन सारी चीजों की वजह है करप्शन। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अकॉर्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज करप्शन इश्यूज में 24,831 केसेस
अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। मुतवल्ली जो किसी पार्टिकुलर वक्फ प्रॉपर्टी का देखभाल करते हैं, उनसे लेकर के अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड के कमिटी मेंबर्स, सेक्रेटरी, चेयरमैन, सब के ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है। और अगर मैं जर्नलिस्टिक जबान न यूज करूं तो ये वक्फ के जिम्मेदार जो सब के सब मुसलमान हैं, इन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज जो अल्लाह के नाम पर, उम्मत के लिए, अल्लाह के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ किया गया था, उसको कहीं कब्जा कर रहे हैं, कहीं बेच रहे हैं, कहीं रिश्वत लेकर के रेंट पर दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को उस पर सेटल कर रहे हैं। कब्रिस्तान की, मस्जिद की, मदरसे की जमीनों को ये लोग चुरा रहे हैं। 2019 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली में 77% वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगली ऑक्यूपाइड है, यानी कब्जे में है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 4535 स्क्वायर मीटर वो जमीन जो पूरी दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट में आता है, उस जमीन को मुकेश अंबानी को दे दिया था, जिस पे उसका घर बना है। बेंगलोर में विंडसर मनोर होटल, जिसकी वैल्यू 600 करोड़ रुपए की है, उसको 12,000 रुपए पर मंथ पे लीज पर दे दिया। जबकि अगर आप देखें, मुसलमान जमीन वक्फ करते हैं मुसलमानों के लिए, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए, मुसाफिर खाना, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह बनाने के लिए। अगर आप देखें, इंडिया में वक्फ के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है। ये और बात है कि 70 से 80% प्रॉपर्टीज इंक्रोचमेंट का शिकार है या अब वो वक्फ के ट्रेस से बाहर है। अगर मुसलमानों का ये कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल हो जाए तो आप अंदाजा लगाएं 1,20,000 करोड़ रुपया मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो। मुस्लिम सोसाइटीज में, एजुकेशन में, स्कूल, कॉलेज खुले, हॉस्पिटल बने, वक्फ से मुसलमानों के छोटे छोटे बिजनेसमैन को स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिले, छोटे छोटे बच्चों को उन लाखों करोड़ों रुपये से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले, जो बेगुनाह बच्चे जेलों के अंदर हैं उनका केस लड़ा जाए, और ये जो वक्फ के खिलाफ फेक नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसके खिलाफ वक्फ मुस्लिम मीडिया हाउसेस को फंड करे, या वक्फ बोर्ड गरीबों का घर बना करके दे दे, उनकी बेसिक ज़रूरतें आसानी से पूरी करवा दे, या वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए एक प्रेशर ग्रुप के जैसे काम करे। ये सब चीज़ें वक्फ के सही इस्तेमाल से आसानी से हो सकता है। मगर अफसोस, आप देखें, एक अमेरिकन फिलोसोफर टर्की के वक्फ के बारे में कहता है कि उस्मानी सल्तनत में ये बात ऐन मुमकिन थी कि कोई फर्द वक्फ के घर में पैदा हो, उसका जिस घर में पैदा हुआ है वक्फ है, वक्फ के झूले में, क्रेडल में शिरखारी गुजारे, जिंदगी भर वक्फ से खाए पिए, वक्फ के मदरसे में पढ़े, वक्फ से हासिल किताबें पढ़े, वक्फ से तनख्वाह पाए, वक्फ के अस्पताल में इलाज कराए, और मरने के बाद वक्फ के ताबूत में उठे और वक्फ के कब्रिस्तान में दफन हुए। तो पूरी जिंदगी का लाइफ साइकिल एक आम आदमी का वो औकाफ कवर करते थे, उसकी हर जरूरत की तकमील औकाफ करते थे। वक्फ बोर्ड एक ऐसी नेमत है जो इंडियन मुस्लिम्स के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकती है, मगर अब न वक्फ बोर्ड, न वक्फ की प्रॉपर्टीज अपनी असल हालत में है, और न इनके पास ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास वो विजन हो, जिनके पास वो फहम हो, और न ये लोग करप्शन से पाक हैं। मगर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाई, जिसमें 44 अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। इसमें से कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक शिट हैं, जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर को लिमिट किया जाएगा, वक्फ बोर्ड के पावर को शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जाएगा। सेक्शन 3 में अमेंडमेंट करके ये प्रपोज किया गया है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पर अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट रिजॉल्व होने तक वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। वजीर शफीक दिल्ली वक्फ बोर्ड के फॉर्मर काउंसिल हैं। वो कहते हैं कि उन्हें डर है कि गवर्नमेंट इस लॉ को मुस्लिम प्रॉपर्टीज और रिलीजियस साइट्स और श्राइन के खिलाफ मिस यूज करे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लुटियन जोन में 123 वक्फ प्रॉपर्टीज पर पिछले साल कंट्रोवर्सी हुई थी। इन 123 में वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मदरसा, मजार, मस्जिद और म्यूजियम है। सेक्शन 3 के अमेंडमेंट से गवर्नमेंट को इजीली इस पे कंट्रोल मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट के हाथ में होगा कि वो चाहे तो मस्जिद को बंद कर दें या डेमोलिश कर दें, कब्रिस्तान को बंद कर दें या बुलडोज कर दें। जितने 200 साल 100 साल पुरानी मस्जिद दरगाह है उसको आप लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहकर मुझसे छीन लेंगे तो फिर बचेगा क्या? और आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर आओ। अब पार्लियामेंट के करीब सुनहरी बाग की मस्जिद है जहां पर हमारे देश के
मुजाहिदीन आज़ादी नमाज पढ़ते थे तो उनकी रूहों को बुलाकर बोलना पड़ेगा क्या कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? यहाँ एक बात समझ लें, मुसलमानों के सारे मसाजिद, सारे मकातिब, सारे मदारिस, सारे कब्रिस्तान और ईदगाह, उन सारे मदारिस मकातिब की ज़मीनें बेसिकली वक्फ होती है, कोई ना कोई उसको वक्फ करता है। मगर इस कानून के मुताबिक अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो आपसे कहेगी कि आप कोर्ट में आइए और इसको प्रूफ करिए कि ये आपकी ज़मीन है, और जब तक कोर्ट के अंदर इस प्रूफ करने का केस चलता रहेगा, 80 साल 90 साल ये पूरा कोर्ट के अंदर प्रोसेस चलता रहेगा। इस दरमियान में उन कब्रिस्तान, मदरसे और मस्जिद की ज़मीन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज में अभी 1.7 लाख प्रॉपर्टीज कब्रिस्तान की ज़मीन है। अभी वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 में एक प्रावधान है जिसके खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि वक्फ बोर्ड जिसको चाहे, जिस जमीन को चाहे वक्फ बोर्ड का डिक्लेयर कर सकता है। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 और ये सिमिलर प्रोविजन है वक्फ एक्ट 1954 का, एनॉमलस प्रोविजन है, दोनों सेम प्रोविजन। ये क्या कहता है? वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो ट्रस्ट की हो, मठ की हो, मंदिर की हो, उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है। वजीर शफीक कहते हैं कि गवर्नमेंट को इस मामले में इंपेरिकल रिसर्च करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड ने कितने लैंड्स को जबरदस्ती वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है। वो कहते हैं कि उनके नॉलेज में दिल्ली में ऐसी एक भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको वक्फ बोर्ड ने वक्फ के सेक्शन 40 से वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया हो। मस्जिद और मदरसे की बात अलग है, क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंटली वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंजाब और चंडीगढ़ के सिविल लॉयर हैं अजीत सिंह सोधी। वो कहते हैं कि पंजाब में 20 साल के कैरियर में उन्होंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा जहां सेक्शन 40 के अंदर वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया हो। वो कहते हैं कि सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को पावर तो देता है मगर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल का ही होता है। वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन लोग होते हैं? वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होते हैं। एक जो गवर्नमेंट के साइड से होगा, जो डिस्ट्रिक्ट, सेशनल या सिविल जज के लेवल का ऑफिसर हो। दूसरा सिविल सर्विस लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जो कम से कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल का ऑफिसर हो। तीसरा वो जो इस्लामिक और वक्फ के लॉज का एक्सपर्ट हो। तो ट्रिब्यूनल कोई गलत फैसला क्यों देगा? और अगर कोई गलत फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उस पे भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के डीन रहे अहमदुल्ला खान कहते हैं कि सेक्शन 40 सिर्फ वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर ही एप्लीकेबल है। एक अमेंडमेंट में है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है मगर वक्फ जैसे इस्तेमाल हो रहा है वो वक्फ प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं होगा। इन अमेंडमेंट्स के थ्रू अब वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम को ऐड करना, शामिल करना मस्ट होगा, जबकि वक्फ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जिसमें मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और ईदगाह और मुसलमानों के द्वारा वक्फ किए गए प्रॉपर्टीज को डील किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी शख्स को इस्लाम के नॉलेज में एक्सपर्ट होना जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी नॉन मुस्लिम ऐसे किसी भी क्राइटेरिया में एलिजिबल ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में कोई नॉन सिख नहीं हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में, 4 धाम बोर्ड में, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। Bill is a fundamental attack on constitution. All through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. The Supreme Court constitutes the board of Ayodhya. Whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir correctly an attack on the faith and freedom of religion. You are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jains. Next you will go for Parsi. ऐसे बहुत सारे रिलीजियस कमिटीज हैं जहां दूसरे धर्म के लोग नहीं होते हैं मगर फिर भी गवर्नमेंट जबरदस्ती मुसलमानों के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है, जबकि ये फैक्ट है कि ये सारे वक्फ बोर्ड के अंदर मोस्टली गवर्नमेंट के पपेट्स हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो, जो गवर्नमेंट के ही इशारे पर, गवर्नमेंट के ही नक्शे कदम पर चल करके करप्शन कर रहे होते हैं, बदउनवानी कर रहे होते हैं। मगर फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि वक्फ को पूरी तरह से वीक कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, जबकि दूसरे साइड अनफॉर्चुनेटली करंट वक्फ बोर्ड में भी हद दर्जे का करप्शन चल रहा है। वो वक्फ जिसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 1.2 लाख करोड़ हो सकता है, जो इंडिया के 6 स्टेट के टोटल स्टेट बजट से भी ज्यादा है। जस्ट इमेजिन कीजिए उतना पैसा जिसका है
جس کے لیے ہے، اگر اس کا صحیح سے استعمال ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ وہ وقت جو دیش کے سارے مسلمانوں کی پرابلم سولو کر سکتی تھی، اس کے خود کے ایگزسٹنس پر خطرہ لاحق ہے۔ اور دوسرے سائڈ افسوس، مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وقف کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ بی جے پی کو ہمیں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو، وقف بورڈ کے معاملے کو اٹھا کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس پہ بات کریں، اس کو ڈسکس کریں، اس کے ویلیو کو سمجھیں اور جانیں کہ ہمارا کتنا حق ہے، ہماری کتنی پراپرٹیز کس طرح سے برباد ہو رہی ہے اور کون لوگ اس پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔